Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome you all to the orientation session for CAF 8 Audit and Assurance. इस सेशन का बेसिकली पर्पस पे जाने से पहले मैं क्विकली ये बता दूं कि आज का सेशन ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज का सेशन ऑडिट बूस्टर के हवाले से शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है वो डिटरमिन कर रहे होंगे कि हम ने इस मंथ को और जो नेक्स्ट मंथ है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है इन इफेक्टिव मैनर, ताकि हम अपना जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव कर सकें। और इस सिलसिले में जो सबसे पहली चीज है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें लेकर आपको चलूंगा। मोडालिटीज आपको थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स बता दूं। ये हमारा प्रिंसिपल, ये जो ग्रुप है ऑडिट बूस्टर का ग्रुप, यही यूज होगा फॉर दिस पर्पस। और एक और चीज इधर इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी रिसोर्स मटेरियल हैं, जो भी जूम के लिंक्स हैं, वो सब इधर ही शेयर होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन, चाहे वो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हों या वो आउटसाइड किसी और कॉलेज से उन्होंने क्लासेस ली हुई हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इसी ग्रुप को प्रिंसिपल रिसोर्स मटेरियल के तौर पे यूज करेंगे। अच्छा, क्योंकि वो ग्रुप लॉक्ड है, मतलब सिर्फ एडमिन पोस्ट कर सकते हैं उसमें, तो उसके हवाले से ये है कि जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, राइट। आप वो मुझे डायरेक्टली उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सेशन, इसके बाद जितने भी सेशंस हैं वो राइज इस्लामाबाद में फिजिकली भी क्लासेस होंगी और उसी की लाइव स्ट्रीमिंग होगी जूम के थ्रू। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं वो अगर चाहें तो वो इसको फिजिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एल्स जूम का ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। इस ओरिएंटेशन सेशन में एक स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ हो चुका, यू स्टिल हैव टाइम टू एस दिस एग्जाम, और इस एग्जाम को पास करने का अभी भी पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म नहीं हुई है। तो हम उस हवाले से बात करेंगे। मैं क्विकली बता दूं ट्रेनर्स प्रोफाइल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कुरैशी है। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसी आई कैप का मेंबर भी हूँ, और उसके अलावा जो और उसके अलावा जो आपके पास बेसिकली ACCA है उसका फेलो मेंबर हूँ। Why is it important to know about the trainer? Is it a marketing exercise? To be honest, no. It's more about the important thing is कि आपको एक confidence हो that you're in the right hands. You should know कि आपको जो person train कर रहे उसकी qualifications क्या हैं, उसके क्या credentials हैं, और क्या वो इस position में है कि वो आपको guide कर सके। तो मैं खुद CA ACCA दोनों qualifications के प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। सो आई एग्जैक्टली नो कि आपको किस तरीके से उसमें गाइड करना है। और उसमें मेरी को 8 डिस्टिंक्शंस मैंने सिक्योर की हैं, जिसमें गोल्ड मेडल्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। नेशन वाइड डिस्टिंक्शंस इंक्लूडेड हैं CA और ACCA के एग्जाम्स में। और उसमें जो आपका ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉज के एग्जाम है वो भी शामिल हैं। तो उसके अलावा मैंने ACCA CA के तमाम एग्जाम्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट और रिकॉर्ड टाइम में पास किए थे। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दिस इज वेरी मच अचीवेबल। ये तो रिजल्ट्स हैं सब, लेकिन इनके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरे ख्याल में इट्स मोर अबाउट हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप स्मार्ट वर्क की आपको आदत है और आप चीजों को जरा स्मार्टली लेके चलें, तो आप अभी भी देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स 4 पेपर भी पास कर रहे होते हैं। तो इट्स मोर अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी आपके पास सही होनी चाहिए। और उसके अलावा जहां तक मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, तो आई एम इनटू टीचिंग CA ACCA एट डिफरेंट लेवल्स फॉर मोर देन 10 years नाउ। और उसके अलावा मैं फुल टाइम टीचर नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट राइज, और मेरा जो बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो 12 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और करंटली भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं इनटू ऑडिट ओवरसाइट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग, कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट।
तो ये जो भी सब्जेक्ट्स मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बेसिकली सुबह दोपहर शाम में इसी सब्जेक्ट को डील कर रहा होता हूँ प्रैक्टिकली, because I work for an audit regulator, that is the Audit Oversight Board of Pakistan, which is the auditor of the auditor. So basically वो चेक कर रहे होते हैं कि जो ऑडिटिंग फर्म्स ने ऑडिट्स किए क्या वो कंप्लायंट थे विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये पेपर एग्जैक्टली जो चीज मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, ये पेपर उसका रेप्लिका है। इस पेपर में भी आपसे यही पूछा जाता है, सिचुएशंस दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि भाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की लाइट में सिचुएशन को किस तरीके से एड्रेस करना है। So the purpose of this entire discussion is to give you that confidence कि you're in the right hands, और अगर आप अभी ये जो strategy आपको इधर सिखाई जाएगी वो follow कर लेते हैं in the next few days, तो इंशाल्लाह ताला आपका confidence level भी improve हो जाएगा और I think you can do pretty well। अच्छा, जहां तक रिविजन अप्रोच की बात है, रिविजन अप्रोच में सबसे पहली चीज है एक इफेक्टिव रिवीजन प्लान होना बड़ा जरूरी है। आप आइजा 300 भी पढ़ते हैं प्लानिंग, और आपने ये वैसे भी सुना होगा, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, या पुअर प्लानिंग लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस। इस तरह की चीजें आपने सुनी हुई हैं। इसका मतलब है एक अच्छा रिवीजन प्लान बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है आपका पेपर पास होने में या खुदा ना खास्ता पेपर रोकने में। सो उसके लिए समटाइम्स स्टूडेंट इस कैपेसिटी में नहीं होता कि वो खुद अपने लिए डिटरमिन कर सके कि रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। तो जस्ट टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, मैंने एक रिवीजन प्लानर आपके साथ आज ही ग्रुप में शेयर कर दिया था। ये रिवीजन प्लानर ग्रुप में अवेलेबल है, और इस रिवीजन प्लानर का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें ऑन एनी गिवन डे ये 5 चीजें हैं जो आपने करनी है। पहली चीज, फॉर इंस्टेंस आज के डे में आपका एजेंडा क्या था, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ये जो चैप्टर रेफरेंसेस हैं ये मेरी किताब के चैप्टर्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आइजा 700 बेसिकली आपने कवर करना था। उसके बाद जो क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस है उसमें मैंने जो एब्रीविएशन यूज किया वो एक्सप्लेन कर दी है। ऑटम A16 मींस ऑटम 16 while S16 मींस स्प्रिंग 16। तो आईकैप की जहां पर पास पेपर के अटेम्प्ट्स हैं, या फिर मैंने लास्ट टाइम जो बूस्टर सेशन रन किया था उसके जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इधर पार्क कर दिए हैं। और ये क्वेश्चंस आपने कोशिश ये करनी है, टारगेट क्या करना है कि इसको रिटर्न करें। इसी तरह फिर आपने आज के एजेंडे को अगर देखें तो लॉन्ग टर्म लोन्स का को रिवाइज करना था, प्लस आपने इंगेजमेंट लेटर, ये जो 2 इंगेजमेंट लेटर के लिए आपको 2 देने, तो फॉर इंस्टेंस 50% आपने इंगेजमेंट लेटर का कवर कर लेना था टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर P1 T1 टॉपिक्स या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात है। ये जो एरिया है ना, जो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, जहां पर ये बेसिकली आपके पास याद रखिएगा कि ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आने हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, इसमें से एप्लीकेशन नहीं आनी। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल एफर्ट पुट इन टॉपिक्स पे कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगी। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपने प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन आपने स्मार्टली प्रिपेयर करना है। इसमें इन टॉपिक्स में से, इन सारे टॉपिक्स में से, ये जो जितने भी P1 T1 के टॉपिक्स इधर मेंशन्ड है, इनमें से पिछली 2 अटेम्प्ट्स में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चंस टेस्ट हुए हैं। और आईकैप ने वैसे अनाउंस किया कि मैक्सिमम वो इन एरियाज में से 35 मार्क्स तक जाएगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है क्योंकि आईकैप के पास और बहुत एरियाज हैं टेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद मैंने लिखे, अगर आप नोटिस करें, मिसलेनियस एरियाज। ये मिसलेनियस एरिया से क्या मुराद है कि आपने जो BQ ऑडिट गाइड है उसमें से 3 पेजेस रेगुलरली कवर करने। आप BQ ऑडिट गाइड बेसिकली किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है वो मैं आपको थोड़ा सा उस पे गाइड कर दूं कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। अब अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास लेफ्ट कॉलम में ना टेक्निकली क्वेश्चंस हैं। ये जो लेफ्ट कॉलम है इसमें एरियाज हैं जो आपने हिंट्स क्वेश्चन में से पिक करनी है, और ये जो राइट कॉलम्स हैं इधर बेसिकली इनके आंसर्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिवाइज करना है सब जो भी आपने, फॉर इंस्टेंस अब क्योंकि एक एग्रेसिव अप्रोच रिक्वायर्ड है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आपका रिवीजन प्लानर यहाँ पर देखें, आज आपने किताब में से एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज किया, किताब में से लॉन्ग टर्म लोन्स रिवाइज किया, इंगेजमेंट लेटर रिवाइज किया, ये वाले क्वेश्चंस किए। मिसलेनियस एरियाज में 3 पेजेस फ्रॉम BQ ऑडिट गाइड से मुराद क्या है कि आप फॉर एग्जांपल यहां से, इसी से पहले पेज से शुरू हो जाएं, पेज वाइज चलते रहें।
तो आपके पास यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से चीज चलेगी, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, तो इस तरह से आपने 3 पेजेस बेसिकली इधर से रिवाइज करने हैं। इसको रिवाइज करने में आपके मैक्सिमम आई थिंक हाफ आवर लगेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है पैरेलल बेसिस पे आप मल्टीपल टॉपिक्स की रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्योंकि थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच चाहिए, 2 सिनेरियोज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जो अगली बात इधर लिखी हुई है, 2 सिनेरियोज कोड ऑफ एथिक्स के। कोड ऑफ एथिक्स के सिनेरियोज भी इधर गिवन है आपके पास, जो आपके पास ये गाइड है या यहाँ पर भी गिवन है और मेरी किताब में भी गिवन है डिफरेंट सिनेरियोज। तो आपने कोशिश ये करनी है कि दिन के 2 सिनेरियोज अगर आप कवर करते चले जाते हैं तो मेरे ख्याल में आप एक अच्छी कवरेज इंश्योर कर लेंगे। यहाँ पर ये आपके पास फॉर इंस्टेंस 28 सिनेरियोज हैं टोटल, तो उसमें से आप बेसिकली अपने पास जो सिनेरियोज हैं वो रख सकते हैं कि ये फॉर इंस्टेंस आपने एक दिन में ये 2 सिनेरियोज जो हैं वो कवर कर लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आपकी ये रिवीजन जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, आपके पास फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की 2 अपेंडिक्स हैं, उनमें से आप डेली के 4 फैक्टर्स करते रहे, मतलब इन एरियाज को आपको एक गो में करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने प्रोसीजर्स के लिए एक लिस्ट ऑफ की डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल्स बेसिकली आप लोगों को दिया हुआ है, तो वो जो आपका प्रोसीजर्स वाला एरिया है वो आपने वहां से एक क्विक रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने वहां से कवर कर लेना। ठीक हो गई बात। तो ये जो आपके की डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, हिंट्स फॉर जनरेटिंग ऑडिट प्रोसीजर, की कंट्रोल्स इधर मेंशन्ड है, और की डॉक्यूमेंट्स जो कि सारे ऑडिट में हर जगह, फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पर देखें वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो कॉन्ट्रैक्ट्स का वर्ड जब आपको देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरे ऑडिट में डिफरेंट जगह जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो मैंने ये लिस्ट दी हुई है, तो आप इसको सिर्फ एक दफा डेली बेसिस पर देख लें तो काफी चीजें स्टिक करना शुरू कर जाएंगी। अगर आप इस रिवीजन प्लान को देखें तो ये एक रियलिस्टिक रिवीजन प्लान है, और मेरे पास इनफैक्ट जो फीडबैक आई वो ये थी कि तो बड़ा मैनेजेबल सा, इससे ज्यादा किया जा सकता है। तो जो लोग इससे ज्यादा कर सकते हैं ऑफ कोर्स वो इस प्लान को थोड़ा सा टेलर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने डे 1-2 में जो टॉपिक्स बताए हैं वो एक दिन में कवर करें। मैंने तो इस टॉपिक के लिए एक दिन दिया, इस टॉपिक के लिए एक दूसरा दिन दिया, आप एक ही दिन में कवर कर ले। तो आप इस सिलेबस को, अगर आपकी स्पीड तेजी से कर सकते हैं तो आप इस सिलेबस को 3 दफा फरवरी में रिवाइज कर लें। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। मैंने बेसिकली इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया कि आपके पास कितने ऑप्शंस, कितने जो और भी पेपर साथ होंगे, तो उस हवाले से आप कितना इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये आई थिंक सो डूएबल चीज है। बाकी ऑफ कोर्स अगर आप लोगों का कोई इस पे फीडबैक होता है तो आप मुझे वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। अच्छा, जो लास्ट 3 डेज का रिवीजन प्लानर है ये तो मैंने आपको गाइड कर दिया, रिवीजन प्लानर फॉर फरवरी। लास्ट 3 डेज का जो रिवीजन प्लानर है दिस इज येट टू कम, ये मैं आपके साथ सब्सिक्वेंटली शेयर करूंगा 1 मार्च में इंशाल्लाह इसी ग्रुप के अंदर। अच्छा, रिवीजन अप्रोच में कुछ चीजें आपने जरूर देखनी है, एंड वन ऑफ देम इज द बैलेंस बिटवीन मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही बनाने, दोनों को बैलेंस आउट करना है। मैंने आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया है कि ये वाले जो एरियाज हैं, ये जो P1 T1 है, इससे तो कंफर्म आपके पास 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होने, लेकिन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की टेस्टिंग और भी एरियाज में हो रही होती है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप पेपर में देखेंगे ना तो वो मिक्स हैं, प्योर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में कम है, मिक्सचर ऑफ सिनेरियो एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा है। तो उस हवाले से आपने एक बैलेंस जरूर मेंटेन करना है। अच्छा, इसके बाद यहां पर क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की बात की है सर, एक गोल्डन रूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इंशाल्लाह ताला आप इसको अगर स्टिक करते हैं तो देयर इज नो रीजन कि आप इस एग्जाम में नहीं एक्सेल करेंगे, एंड दैट इज 1 क्वेश्चन इन राइटिंग अ डे विल कीप द फेलियर अवे, एंड दैट्स फॉर श्योर। मतलब अगर आप दिन का एक क्वेश्चन लिख के कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। मेरी सजेशन तो ये होगी कि आप ये दोनों क्वेश्चंस लिखें, या जितने भी क्वेश्चंस एक डे में मैंने दिए हुए हैं वो आप लिखें, खुद से पहले लिखें, और फिर उसका आंसर सजेस्टेड सॉल्यूशन से कंपेयर करें, उसकी एग्जामिनर्स रिपोर्ट से कंपेयर करें, जिस तरह मैं क्लास में करवाता रहा हूं, ताकि आपकी एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की प्रेपरेशन हो सके। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं लिख सकते, एक क्वेश्चन तो फुल फ्लेज लिखें
और दूसरों का भी स्ट्रेट अवे आंसर पे ना जाएं, बल्कि 2 क्वेश्चंस के कम से कम आंसर प्लान्स क्रिएट करें, आंसर प्लान्स उनके क्रिएट करें, और फिर कंपेयर करें कि आपके पॉइंट्स उसमें थे या नहीं। क्योंकि इसमें सर मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बता दूं, इस पेपर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स फैलाई जाती हैं कि पता नहीं ये पेपर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इस पेपर में ऑडिट समझना कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, इट्स मोर कॉमन सेंस बेस्ड। इस पेपर में सिर्फ जो ट्रिक है ना, इसका सवाल समझना और ये समझना कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे, और फिर उसको सिनेरियो के साथ मिक्स करना। दीज ये बेसिकली आर्ट है जो आपने सीखने हैं। कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग के अगर आप पेपर देखें, रिपोर्टिंग में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इधर इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है बीक्यू ऑडिट गाइड फॉर क्विक रिवीजन। ये मैंने आपको ऑलरेडी उसका वॉक थ्रू करवा दी है। तो अगर आप डेली 3-3 पेजेस इसके, जिस तरह से इसमें प्लान बताया हुआ 3-3 पेजेस रिवाइज करते रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल जब आप ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करें तो साथ आपका पैरेलल बेसिस पे आइजा 200 भी रिवाइज हो रहा है, आइजा 315 भी रिवाइज हो रहा है। क्योंकि हमने ये मैंने प्लान इस तरह से बनाया है कि आपने जो कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़े होंगे वो कहीं दरमियान में जाके आप बीक्यू ऑडिट गाइड से दोबारा, जो किताब से आपने पढ़ा वो बीक्यू ऑडिट गाइड से रिवाइज हो रहा होगा, जो बीक्यू ऑडिट गाइड से पढ़ा वो किताब से रिवाइज हो रहा होगा। तो ये 2 वे आपकी रिवीजन चलती रहेगी। अच्छा, उसके बाद जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चीज मैं बताता चलूं कि उन्होंने जो असेसमेंट्स हैं ड्यूरिंग द सेशन, जो हमारी असेसमेंट्स हैं उनको बड़ा सीरियसली लेना है। उनके लिए इस रिवीजन प्लानर में एक और चीज है, जितने भी वीकली टेस्ट हुए हैं, जितने भी जो मिड टर्म मॉक हुए हैं, वो सर आपने सारे 100% रिवाइज करना है। मतलब आपके तकरीबन टोटल 17 टेस्ट बनेंगे, एक टेस्ट मैंने और आपको करना है, तो 17 टेस्ट बनेंगे और 18वां आपका मिड टर्म मॉक होगा। 18 तकरीबन क्वेश्चन पेपर्स हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि ओवर द, मतलब आपके पास तकरीबन 35 डेज हैं से, तो आपने 35 डेज के अंदर ये सारे जो टेस्ट हैं एक दफा दोबारा देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है, इनमें से क्वेश्चन पेपर में आ जाने। जो आपका बूस्टर सेशन है उसके क्वेश्चंस आप देखेंगे वो पेपर में आ जाएंगे। तो उस तरह के क्योंकि क्वेश्चंस आ जाने हैं पेपर में, तो मेरे ख्याल में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप उसको कर लें। और आपको अभी भी पता लगेगा, ये जो मैंने पिछले सेशन का बूस्टर के डॉक्यूमेंट्स आपके शेयर किए हैं, जब मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ मैं आपको क्रॉस लिंक करवा दूंगा कि ये देखें इस तरह का क्वेश्चन हमने बूस्टर में किया हुआ था। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा, और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दिए हैं, आपको पता है कि आपको एक सर्विस मिली है जो कि आई थिंक अक्रॉस पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं होती है, कि इंस्ट्रक्टर खुद से आंसर्स मार्क करके दे। आमतौर पर कहीं पर भी अगर टेस्ट चेक हो रहे होते हैं तो वो टीचर असिस्टेंट के थ्रू चेक हो रहे होते हैं, और मैं नहीं समझता कि टीचर असिस्टेंट में वो कैपेबिलिटी आमतौर पर होती है कि वो ये डिटरमिन कर सके। क्योंकि मैंने क्योंकि पर्सनली टेस्ट मार्क किए हैं, तो यकीन करें हर स्टूडेंट की गलती दूसरे से डिफरेंट है। कुछ गलतियां हैं जो सिर्फ आप ही करते हैं, तो वो कॉमन एरर्स कर देना वो पॉसिबल नहीं है। प्लस ऑडिट में तो इतनी वैरायटी आंसर्स में हो सकती है और मल्टीपल आंसर्स ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए वो जो आपको एक मैंने अपने खुद से मार्क करके दिए हुए हैं आंसर्स, अब नाउ इज द टाइम टू रीप द फ्रूट, कि आप उसको देखें कि अच्छा ये मिस्टेक थी जो मैंने हाईलाइट की हुई थी। अच्छा जी, इलिस्ट्रेशंस गिवन इन आईकैप स्टडी टेक्स्ट, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। दो कि हमने सिलेबस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, लेकिन कुछ इलिस्ट्रेशंस आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में गिवन है, वो मैंने सारी सॉर्ट की हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ग्रुप में 20 फरवरी या मे बी अर्लियर देन दैट एज वेल। आपने सिर्फ एक दफा उन इलिस्ट्रेशन से गो थ्रू कर लेना है। कुछ जगहों पर स्टडी टेक्स्ट में मिस्टेक्स थी, मैंने वो भी उधर रेक्टिफाई कर दी हैं। तो आपके पास एक एक्यूरेट मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा, उसको सिर्फ आपने गो थ्रू करना है जस्ट टू ब्रश अप फर्दर ऑन दिस। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द डेप्थ ऑफ द रिवीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और पेपर पास करने में और जब आपने मल्टीपल पेपर्स मैनेज करने होते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपके रिवीजन की डेप्थ क्या है। ठीक है, आपके रिवीजन की डेप्थ क्या है, वो बड़ा इधर
आप कह सकते हैं कि मैटर कर रही होती है कि आप किस तरीके से जो है वो रिवीजन अपनी कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहली चीज तो है ग्रिड बेस्ड रिवीजन। मैं आपके साथ सिर्फ ये बाय द वे शेयर कर रहा हूं, मैंने जो आपको मंथली रिवीजन प्लानर बना के दिया है ना, उसके बाद यू डोंट एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट दिस स्टफ। मैंने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी और जो ये रिवीजन प्लानर आपको बना के दिया है, इसमें इस चीज को फुली कंसिडर करते हुए प्लानर बनाया है। तो माय स्टूडेंट्स डोंट हैव टू एक्चुअली वरी अबाउट इट, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस और ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी ग्रिड के रेफरेंसेस भी आ रहे हैं। 4 ग्रिड्स हैं आपकी, ग्रेड्स के नाम आ रहे हैं। मैंने साथ अपनी बुक के जो चैप्टर रेफरेंसेस हैं, ये जो चैप्टर रेफरेंसेस हैं ये मेरी किताब के चैप्टर रेफरेंसेस हैं, ये मैंने इधर ऐड कर दी हैं। स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हर ग्रेड में इंक्लूडेड हैं वो, टीचिंग आवर्स, अच्छा ये टीचिंग आवर्स मैंने खुद नहीं लिखे, ये आईकैप के सिलेबस में लिखे हुए हैं। ये कहाँ पर लिखे हुए हैं? आईकैप के सिलेबस में लिखे हुए हैं, और ये इनकी वेटेजेस हैं, ये इनकी वेटेजेस हैं। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा ये चीज हमने ओरिएंटेशन सेशन जो 19 सितंबर को हुआ था उस पर भी देखा था कि भाई ग्रेड सी सबसे बड़ी ग्रेड है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है। और हाँ, यहाँ पर ये कॉलम क्या है? टीचिंग आवर्स का। एक चीज अगर जिन स्टूडेंट्स को एतराज था मेरे से, आप देख लें हमने टोटल कितने लेक्चर्स किए हैं, 130। आईकैप का प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ आवर्स भी देख लीजिएगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। प्रोफिशिएंसी एंड टेस्टिंग लेवल, अच्छा ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही आपको इस पे गाइड कर दिया कि भाई P1 T1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने उधर ये जो रिवीजन प्लानर है इसमें ये सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। इनको देखें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए ना जिंदगी पड़ी है। जिस तरह और लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, आपको भी इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा, अभी पेपर भी पास करना है। तो इन एरियाज पे अगर आपको कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होना। हाँ, आप रिपोर्टिंग पे अच्छे सवाल करें, प्रोसीजर्स पे अच्छे सवाल करें, रिस्क पे अच्छे सवाल करें, फ्रॉड रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, उस तरह के एरिया में मटीरियलिटी पे करें, उधर एफर्ट करें। देखें ऑडिट भी हमें रिस्क बेस्ड ही करते हैं ना, कि जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर ज्यादा प्रोसीजर, जहां पर रिस्क कम है वहां पर कम प्रोसीजर्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को इधर स्ट्रक्चर करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे अगर आप आते हैं तो यस, analysis of past exams conducted under the new education scheme or grade। एक नई स्कीम, नई ग्रेड के अंदर जब पास्ट एग्जाम्स हुए। अच्छा, वैसे तो आज तक कभी कभी हैरत भी होती है कि वो अजल से अबद तक का एनालिसिस शेयर किया जा रहा होता है, वो वैलिड ही नहीं है क्योंकि ग्रेड बदल गई है। जब नई स्कीम आपकी आई है और जिसकी पहली अटेम्प्ट स्प्रिंग 22 में हुई थी, तो ग्रिड बदल चुकी थी। तो अब हमें बेसिकली रेलेवेंट, वो जैसे ऑडिट में नहीं कहते कि एविडेंस हैज टू बी रेलेवेंट, तो एनालिसिस इज आल्सो सपोज टू बी रेलेवेंट। तो पुराना एनालिसिस एक्चुअली इनवैलिड है, रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर मैं पढ़ के सुना दूं और फिर इसकी उर्दू भी बोल दूंगा। दिस इज ओनली अ फैक्चुअल एनालिसिस and by no means is meant to encourage selective studies as anything can be tested from the syllabus। ये एक एनालिसिस है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप इसकी बेसिस पर सिलेक्टिव स्टडीज करें। हाँ, इससे ये जरूर हाईलाइट हो जाता है कि भाई देयर आर सम एरियाज दैट आर रिपीटेडली टेस्टेड इन एवरी अटेम्प्ट, तो इसका मतलब है हमें उधर ज्यादा एफर्ट करनी चाहिए। वो कौन से एरियाज हैं? आइजा 315 रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स, आइजा 560, 70, 80 मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, रिटन रिप्रेजेंटेशन, कोड ऑफ एथिक्स और ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स। ये अगर आप मेरी किताब के हवाले से देखें तो चैप्टर 1, 2, 5, 6, 14 और 22, ये 3, 4, 5 है, 6 चैप्टर्स हैं जो कि अगर आप इनका प्रोपोर्शन देखें तो ये आपके पेपर का 77% रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से चैप्टर? चैप्टर 1, 2, 5, 6, 14, 22।
खैर हैं भी ये काफी लेंथी चैप्टर्स ही, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमें फोकस एरिया पता है। आपका रिवीजन प्लानर, जिस तरह मैंने आपको कहा, आपको ग्रिड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पास पेपर्स के एनालिसिस बनाने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम मेरा था, वो मैंने सारा कर दिया है। अच्छा, इसका हरगिज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं आपको खुदा ना खास्ता सिलेक्टिव स्टडीज की तरफ एनकरेज कर रहा हूँ, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब इन एरियाज पर देयर इज अ रीजन कि मैंने आपको रिस्क के जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उतने मैंने आपको इंटरनल ऑडिट के नहीं करवाए। 2 के इंटरनल ऑडिट भी पेपर में टेस्ट हो सकता है और ब्राइट चांसेस है इस दफा टेस्ट होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपनी एफर्ट, कवरेज 100% करनी है, लेकिन एफर्ट हर जगह हमने करनी है। तो थोड़ा आइडिया हो गया कि भाई कौन से चैप्टर्स हैं जिनको सबसे पहले कवर करना है, तो इसी हवाले से मैंने अपना रिवीजन प्लानर भी डिवाइस किया। अच्छा, इसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रेगुलर बैच में भी इस चीज को काफी एम्फसाइज करता रहा हूं आप लोगों के साथ, मॉक एग्जाम। अच्छा, मॉक एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है सर? ये आपको एक 3 और 15 मिनट्स के टाइम में आप एग्जैक्टली रिहर्स कर सकते हैं कि भाई वो क्या एनवायरनमेंट होगी एंड हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट टाइम, वो नर्व्स मैनेजमेंट। क्योंकि आई कैप में हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स एज वेल, कि आप क्या उस एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो उस हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई दो राय है ही। जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ बिट फनी, मैंने कई बार कई कॉलेजेस के मॉक्स देखने का इत्तेफाक हुआ और पता लगा कि वो पिछले 7-8 अटेम्प्ट से वो सेम ही मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ग्रेड भी बदल गई, सिलेबस में भी चेंजेस आती हैं, लेकिन इवन के क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी नहीं बदला। इसका मतलब है मॉक को, एग्जाम को सीरियसली शायद दोनों ही एंड से नहीं लिया जा रहा। स्टूडेंट्स से तो हमारा ये क्रिटिसिज्म है ही, लेकिन वो मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा तो वो बड़ी एक अजीब सी चीज थी। तो क्या मेरा क्वेश्चन पेपर जो है वो लास्ट सेशन वाला ही मॉक है? सर द आंसर इज अ बिग नो, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, कोई एक सवाल भी मैं रिपीट नहीं करूंगा पिछले सेशन के मॉक से। बिल्कुल नया मॉक बन रहे, और कहीं इधर उधर से अगर पिक भी कर रहे हैं तो उसके अलावा जो रियल वर्ल्ड, जो दुनिया में एक्चुअली हो रहा है, जो पाकिस्तान में एक्चुअली हो रहा है, जो इंटरनेशनली हो रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मैं फुल टाइम टीचर नहीं हूं, मैं तो इस प्रोफेशन को डे इन एंड आउट देख रहा हूँ, ऑडिटिंग प्रोफेशन को, वो किस तरह लोकली इवॉल्व हो रहा है, किस तरह इंटरनेशनली इवॉल्व हो रहा है। तो जिस तरह आपका एग्जामिनर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में से क्वेश्चंस बनाता है, तो वैसे ही सिनेरियोज इंशाल्लाह ताला मॉक में होंगे, और अल्लाह ताला ने खैर की तो वैसे ही सिनेरियोज आपको पेपर में नजर आएंगे। और ये कोई पहली दफा नहीं होगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। लास्ट सेशन में भी कितने सारे ऐसे सिनेरियोज थे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े हुए हैं, मैंने ग्रुप में क्वेश्चंस शेयर किए, और वैसे ही क्वेश्चंस, तकरीबन वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में टेस्ट हुए थे। तो देयर इज अ डिफरेंस कि जब आप एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर से, जिसका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो और जो कि अपडेटेड हो विद व्हाट इज हैपनिंग एज कंपेयर टू अ फुल टाइम टीचर, उसमें डिफरेंस, उसमें कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है, बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। और वो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इम्पार्ट करूं, ताकि आपका पेपर भी पास हो और आपका एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस हो। डज द मॉक एग्जाम रिफ्लेक्ट द आई कैप एग्जाम? सर अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आई कैप एग्जाम को रिफ्लेक्ट कर रहा हो मॉक, फॉर द रीजन, जब स्कीम बदली है तो आई कैप ने जो ऑडिट के पेपर में ट्विस्ट लाए है, सिनेरियोज बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं, और रिक्वायरमेंट होती है 13 नंबर की, 3 लाइनों का सिनेरियो देता है, 13 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से मतलब एक उसने स्टाइल में, क्वेश्चन पेपर के स्टाइल में चेंज लाए है। तो मेरे ख्याल में जब मैं स्टूडेंट भी था तब भी प्रेपरेशन के दौरान, और अभी भी हमेशा मैं इस बारे में बड़ा पर्टिकुलर होता हूँ कि भाई जो आपका पेपर सेटर है, जो उसका स्टाइल है, वो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चले चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आई कैप के एग्जाम को वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। एंड द टारगेट इज कि मॉक के एग्जाम की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज यूजुअल, ये हमेशा से होता है कि मैं उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो स्टैंडर्ड आपका क्या उसको कहते हैं,
लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है ICAP के पेपर की, उससे थोड़ी ज्यादा ही डिफिकल्टी लेवल सेट करता हूं ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। मॉक एग्जाम की डेट क्या है? 13 फरवरी 2023 आप लोग वो अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो आपको मार्क हो के भी टाइमली बेसिस पर रिटर्न होगा। हिस्ट्री है, मतलब इफ अगर कोई चाहेगा तो मैं लास्ट टाइम के जो मार्क्ड आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, वैसे इनफैक्ट दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, तो मैं ये करूंगा कि मैं लास्ट टाइम के जो मार्क्ड आंसर स्क्रिप्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, एक अच्छा स्क्रिप्ट कैसा दिखता है, एक वीक आंसर स्क्रिप्ट किस तरह का होता है, तो हम उसमें डिस्टिंक्शन कर सकें। और अगेन आई रिपीट, मैं जो आपके टेस्ट या मॉक होते हैं वो पर्सनली मार्क करता हूँ, कोई टीचर असिस्टेंट इनको मार्क नहीं कर रहा होता, तो यू कैन वेल इमेजिन कि फिर उसमें क्वालिटी ऑफ मार्किंग कैसी होगी और आपको कितनी एग्जैक्ट और प्रिसाइज गाइडेंस जो है उसके ऊपर मिल रही होगी। सो इट वुड बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अवेल। अच्छा जी, इस दफा के बूस्टर तो लास्ट सेशन में भी हुआ था, इस दफा के बूस्टर का फोकस क्या है, उसका पर्पस और एजेंडा मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दूं। इस दफा जरा रिन्यूड फोकस के साथ हम आए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं लाया हूं वो ये, लास्ट टाइम में हमने टॉपिक वाइज रिवीजन की, हमने टॉपिक्स रिवाइज करते थे, पूरी आयजाज रिवाइज करते थे, प्रोसीजर्स रिवाइज करते थे, और फिर उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर रहे होते थे। बट इन टूडेज इन दिस सेशन, ये जो इस दफा हम सेशन ला रहे हैं, इसके अंदर सर टॉपिक बेस्ड रिवीजन नहीं मैंने करनी, वो तो लास्ट सेशन रिकॉर्डिंग हो गई है, अभी उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा कि वो पिछली दफा की रिकॉर्डिंग का क्या होगा। तो इस दफा में मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की है ऑन पर्पस, मैं उसको उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। इस दफा मैं आपको पूरे पूरे पेपर्स, फुल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, और वो पेपर हम मिल के सॉल्व करेंगे। मतलब जो फिजिकल क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, जो लाइव सेशन में स्टूडेंट्स होंगे, हम मिल के पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब आपके जो फीडबैक है उसको मैं इनकॉर्पोरेट करके आंसर ड्राफ्ट करूंगा, आप मुझे आंसर लिखवाएंगे और मैं उसमें बताऊंगा कि भाई इसमें ये बात गलत है, ये बात सही है, तो आपको एग्जैक्ट इंशाल्लाह ताला क्लैरिटी उसके ऊपर होगी। इसका बेनिफिट क्या है सर? पेपर आपने पूरी किताब में से देना है, पेपर आपने पूरी किताब में से देना है। अब ये जो मेरी किताब है, जैसे अगर मैं आपको इसके पेजेस बताऊं तो तकरीबन 250-225 पेजेस की ये किताब है। अब इस किताब के 250-225 पेजेस हैं, अब वो उसमें से पिक करना कि ये सवाल कहाँ से टेस्ट हुआ है, क्या पूछ रहा है वो, तो जब टॉपिक पहले ही बता दिया जाता है तो फिर तो पिक करना कोई मसला नहीं है, फिर तो पता ही है ना कि भाई ये कोड ऑफ एथिक्स का सवाल है, ये रिलेटेड पार्टी का सवाल है। जब हम रिलेटेड पार्टी का आयजा पढ़ के उसी के क्वेश्चंस करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर तो पता नहीं लगेगा। तो पूरे पूरे हम कोई 4-5 पेपर्स इसमें, अभी एजेंडे में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, बट पर्पस है, ऑन पर्पस स्ट्रैटेजी चेंज किया कि टॉपिक बेस्ड रिवीजन के बजाय हम पूरे पूरे पेपर्स को रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसमें आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टॉपिक्स बीइंग टेस्टेड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, सर मैं इस चीज की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज नहीं कर सकता, वो चैप्टर भी बता देते हैं। आईकैप का एग्जामिनर इस हद तक, जो पेपर सेटर है वो इस हद तक फैसिलिटेट करे कि वो आपको चैप्टर बता देता है कि सवाल कोड ऑफ एथिक्स है। उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ने ये नहीं पिक कर पाते हैं कि भाई ये कोड ऑफ एथिक्स के किस हिस्से से सवाल पूछ रहे हैं, वो ये नहीं पिक कर पाते कि वो कोड ऑफ एथिक्स के किस हिस्से से बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दैट्स एक्चुअली अ वेरी एक ट्रबलिंग चीज होती है वो, एज अ लेक्चरर मेरे लिए भी, कि जो एरिया है वही नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा। फॉर इंस्टेंस, अब अगर आप देखें यहां पर ये चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स का। अच्छा, और चैप्टर है भी कितना सा, अगर मैं अपनी किताब से ही देखूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 पेजेस का चैप्टर है, टोटल 9 पेजेस का चैप्टर है। और वहां से सवाल नहीं जी पिक हो रहा कि वो पूछ कहां से रहा है। तो हम ये जो डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि हमने तो रिवीजन की टॉपिकल होती है ना, हम तो रिवीजन करते ही टॉपिक वाइज हैं, पूरे पेपर की रिवीजन तो हमने कभी की नहीं होती।
तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया कि ताकि आप पिक कर सके। दूसरा, ड्राफ्टिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग स्किल्स की रिफाइनमेंट में मैं आपकी काफी हेल्प इंशाल्लाह ताला करूंगा। मेरे स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स भी हैं, काफी सारे शॉर्टकट्स और तरीके हैं जिससे आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो स्टैंडर्डाइज्ड भी हो जाएगी, क्योंकि आईकैप के सजेस्टेड सॉल्यूशन देखेंगे तो अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। हमने क्लास में भी डिफरेंट, एक ही क्वेश्चन होता था, एक ही रिक्वायरमेंट होती थी, एक अटेम्प्ट में एक तरीके से जवाब, एक अटेम्प्ट में दूसरे तरीके से जवाब। तो मैं आपको एक ऐसा यूनिफॉर्म मेथड इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाएगा कि भाई ड्राफ्टिंग में इंशाल्लाह ताला आप नहीं फंसेंगे। और स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स है, मतलब देखें इस पेपर में प्रॉब्लम क्या है। कंपनी लॉ का अगर आप पेपर देखें ना, कंपनी लॉ के पेपर में एक ही टेक्निक पूरे पेपर में लगती है, रेलेवेंट प्रोविजंस लिखें, सिनेरियो से लिंक करें, कंक्लूजन दे दें। लेकिन इस पेपर में ऑडिट रिस्क को आंसर करने की डिफरेंट टेक्निक है, बिजनेस रिस्क को आंसर करने की डिफरेंट टेक्निक है, फ्रॉड रिस्क को आंसर करने की डिफरेंट टेक्निक है। अब तीनों के नाम में रिस्क आ रहे हैं। वो बिजनेस रिस्क पूछता है, बच्चे ऑडिट रिस्क लिख देते हैं, वो ऑडिट रिस्क पूछता है, बिजनेस रिस्क लिख देते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। तो मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप आंसरिंग टेक्निक्स सिखाऊंगा जिससे इंशाल्लाह ताला आपके लिए आंसरिंग काफी आसान हो जाएगी। रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तकरीबन हर बार आता है, और तब भी स्टूडेंट्स उसको हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सिखाऊंगा कि भाई जो भी क्वेश्चन आए बस इन ब्लैंक्स को फिल करते जाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपका आंसर अच्छा, रीजनेबल, डिसेंट बन जाएगा। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सीखनी है, हम क्लास में भी बड़ा उसको फोकस करते रहते हैं, व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। अब देखिए फॉर इंस्टेंस, जो आपके पास से फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्फर्मेशन। अब कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन के आयजा में देयर इज सो मच। कॉन्फर्मेशन क्या होती है, कॉन्फर्मेशन कब यूज करनी है, उसकी टाइप्स क्या हैं, मैनेजमेंट रिफ्यूजल है, फिर रिस्पॉन्स रिसीव हो जाए तो क्या करना है, क्या क्या एंगल्स है। देयर आर सो मेनी एंगल्स जो एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर सकता है। तो क्या वो एग्जैक्टली पूछ रहे, सवाल आया इस एरिया पे और मैंने छाप दिया अगर ये, तो मेरे सारी एफर्ट जीरो हो गई। सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आपने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स के ये पेपर रुकने का होता है जिनकी तैयारी होती है। अच्छा, और इस पेपर में टू बी ऑनेस्ट विद यू, हर एक के पास एक मुनासिब लेवल की नॉलेज होती है। ये पेपर कभी भी नॉलेज की वजह से फेल नहीं होता। ये पेपर अमूमन इन 99% ऑफ द केसेस आई वुड से पुअर एग्जाम टेक्निक की वजह से फेल होते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि एक स्टूडेंट था, उसकी नॉलेज बेस बहुत मुनासिब सी थी, लेकिन टेक्निक बड़ी अच्छी थी, वो पेपर निकाल गया। तो आंसरिंग टेक्निक जो है ना प्रोफेशनल एग्जाम्स में, वो बड़ा मैटर करती है। हाउ टू रीड एंड ब्रेक द रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिक्वायरमेंट पढ़ने का ढंग आता हो। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन, आमतौर पर क्वेश्चंस किस तरह क्लास में कराए जाते हैं, ये क्वेश्चन है और फिर टीचर उसका आंसर सुना देता है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। हम रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट ब्रेक कैसे की जाती है। फिर हर पेपर में याद रखिएगा कुछ इजी मार्क्स होते हैं। आप अगर वो इजी मार्क्स लोकेट कर लें पेपर में से, तो आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो हम उस चीज पर भी काम करेंगे कि वो इजी मार्क्स क्या है। अच्छा, ये एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम, वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम और बड़ा नेचुरल प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली एक तो सब्जेक्ट में क्रैमिंग को बहुत ज्यादा इनकरेज किया कुछ लोगों ने, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। प्लस प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा कंटेंट है कि फुली उसको रटाफाई करना किसी के भी बस की बात ही नहीं है। और रट्टे लगा के भी जो लोग गए होते हैं पेपर में जाके भूल जाते हैं। तो सर अच्छा कॉन्सेप्ट होगा ना, आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ताला इस बूस्टर से ऐसे बन जाएंगे कि वो आप कॉन्सेप्ट्स के थ्रू नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में एक रीजनेबल परफॉर्मेंस अचीव कर सकेंगे। अगर बिल्कुल 100% याद किया हुआ है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, उसका तो कोई नेमोल बदल नहीं है। लेकिन
बहुत बार होता है और नॉर्मल चीज है कि भूल जाता है, तो वहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स काम आ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस बूस्टर के थ्रू मैं आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे कुछ फंडामेंटल्स ऐसे सेट कर दूंगा कि पेपर में अगर आप खुदा ना खास्ता कोई नॉलेज बेस्ड पार्ट भूल भी जाते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट की बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मेंशन करके अपना एक डिसेंट स्कोर कर लेंगे, और वही कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट वाली बात यहाँ पर काम करेगी। स्टेप बाय स्टेप आंसरिंग अप्रोच, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। हाँ, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं लास्ट अटेम्प्ट के जो मैंने खुद आंसर स्क्रिप्ट्स मार्क किए थे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा मैं जब आंसर्स हम लिख रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये वो अल्फाज हैं, ये वो एक्सप्रेशंस हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढ रहा होगा, और जैसे जैसे वो आपके ये वर्ड्स एक्सप्रेशंस उसको मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स का क्वेश्चन है, वो ढूंढ रहा होगा कि आपने सिनेरियो में से सही फैक्टर पिक किया, वो ढूंढ रहा होगा कि आपने उसको मैच किया कि ये प्रेशर है, इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी है, रैशनलाइजेशन है, एटीट्यूड है, और उसकी जस्टिफिकेशन दी कि उसकी वजह से कैसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रही है। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप स्कीम इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आपके लिए ये चीज मैनेजेबल हो जाएगी। जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली एक रिविजन होगी, और जो स्टूडेंट्स कहीं और से जिन्होंने रेगुलर बैच मेरे साथ नहीं लिया हुआ, उनकी भी एक अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी टू पास द एग्जाम। अच्छा जी, एजेंडा क्या है? एजेंडे जो इस ऑडिट बूस्टर स्प्रिंग 23 डाइट एग्जाम डाइट के लिए जो हमारा एजेंडा है वो देखते जाएं। सर, इस एजेंडे में बेसिकली आपके पास जो चीजें इंक्लूडेड हैं, आज का सेशन, ओरिएंटेशन सेशन आज हम रन कर रहे हैं। इसके बाद 10 फरवरी को फ्राइडे को आपने इंश्योर करना है कि आप ये वाली वीडियो जिसका लिंक इधर गिवन है वो देख लें। ये वीडियो ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट इनफैक्ट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, जो ऑडिट बूस्टर विद बीक्यू ग्रुप है उसके अंदर ये शेयर भी हो जाएगा। ये क्यों आपने देखना है मैं आपको बता, उसका रीजन, उसका लॉजिक बता दूं। ये क्या है? प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑन फेसबुक पेज लर्न विद बिलाल कुरैशी 1 डे बिफोर ऑटम 22 अटेम्प्ट। पिछली ये जो अटेम्प्ट गुजरी है इसका पेपर था 12 सितंबर को। 11 सितंबर को मैंने ये वीडियो अपने पेज पे डाली थी कि कल के पेपर में किस किस किस्म की चीजों का ख्याल रखना है, किस किस किस्म के सिनेरियोज पेपर में टेस्ट हो सकते हैं। और सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिन क्वेश्चंस में जो वर्ड्स बोले थे ना, वो क्वेश्चंस में वो वर्ड्स थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने पिछली अटेम्प्ट का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, इंपोर्ट का वर्ड, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का वर्ड कहा था ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन में देखना। ये बोला था कि गोइंग कंसर्न के, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंपनीज के मसले हो रहे हैं, तो यू लाइकली टू सी समथिंग ऑन गोइंग कंसर्न। 15 मार्क्स का सवाल था गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न का जो रिपोर्टिंग का सिनेरियो उसने पूछा था पेपर में, एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो कार फर्स्ट एक कंपनी थी, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो कहने से मुराद है कि जब आप इस तरह की एक वीडियो देख के आएंगे और अगले दिन मतलब 11 फरवरी को हम आई कैप ऑटम 22 अटेम्प्ट देखेंगे कि भाई इस पेपर में किस तरह से हमने चलना था, और हम एक एक चीज उधर सीखेंगे कि पेपर का सीक्वेंस कैसे सेट करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, उससे नेक्स्ट डे हमने आई कैप का जो स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट है उसको सॉल्व करना है। इसके बाद मंडे 13 फरवरी को कोई सेशन नहीं है हमारा, कोई सेशन नहीं है, आपका मॉक एग्जाम होगा। और जो कंप्लीटेड आंसर स्क्रिप्ट्स हैं वो लेटेस्ट बाय 1 PM 13 फरवरी जो मेरे पास रिसीव हो जाएंगे, दोज वुड बी द स्क्रिप्ट्स जो हम मार्क करके रिटर्न करेंगे। उसके अलावा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होगा, तो अगर कोई सब्सिक्वेंटली रिसीव होते हैं तो वो मार्क नहीं हो सकेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास सैटरडे, मतलब आपने मॉक अटेम्प्ट किया, इसके बाद आपके पास जो 18 फरवरी का डे होगा अगले हफ्ते, मतलब उसमें मैं उसी एग्जाम की जो आपने अटेम्प्ट किया होगा ना उसकी डीब्रीफिंग करूंगा कि भाई क्या मिस्टेक्स थी। और उससे नेक्स्ट डे संडे को ये 3 क्वेश्चन पेपर्स ना,
ये पिछली 3 अटेम्प्ट के मॉक एग्जाम्स है, मतलब ऑटम 22, स्प्रिंग 22, ऑटम 21। मैं एक मॉक जब एक दफा बना लेता हूं तो फिर सारी जिंदगी उसी को यूज करने में यकीन नहीं रखता, तो मैं हर दफा नया मॉक डिजाइन कर रहा होता हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और किस तरह से जो है वो एग्जामिनर अपना स्टाइल बदल सकता है उन सारी चीजों को देखते हुए। तो ये तीनों मॉक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप एक दफा इनसे गो थ्रू कर लें अगर आपके कोई क्वेरीज हैं। और सर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अगर आप ये सारा कंटेंट मेरे साथ कवर कर लेते हैं ना, इंशाल्लाह ताला इसके बाहर से बहुत कम ही पेपर होगा, इंशाल्लाह ताला इसी की बाउंड्रीज के अंदर आपका पेपर टेस्ट हो रहा होगा। और 20 फरवरी को मैं आपके साथ एक डीब्रीफिंग वीडियो शेयर करूंगा जो पिछले सेशन का मॉक था, मतलब ऑटम 22 का जो मॉक था उसकी डीब्रीफिंग वीडियो। और सर वो वाकई 1.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन वो आप लोगों के लिए इतनी यूजफुल है कि मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उस दिन का जो मंथली रिवीजन प्लानर में एजेंडा है ना, अगर वो छोड़ना पड़े तो वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने वो कोई टिपिकल वीडियो नहीं है, उसके अंदर मैंने एक्चुअल जो स्टूडेंट्स के आंसर स्क्रिप्ट्स थे उनमें जो मिस्टेक्स थी वो हाईलाइट की हुई हैं इन रेड कलर। और मैंने कहा ये देखे यहाँ पर इसने ये मटेरियलिटी की कैलकुलेशन कर लेता, इजी मार्क्स था। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की रीजनिंग कर देता कि ये क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इजी मार्क्स था। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, सारा उसने नॉलेज बेस्ड बुक से छापा लगा दिया, उसको क्रॉस आउट किया हुआ। किन पॉइंट्स पे मार्क्स मिल रही हैं, कौन से पॉइंट्स गलत हैं, कौन से पॉइंट्स इरेलेवेंट हैं, वो पूरी एक डीब्रीफिंग वीडियो है, मतलब सारे मॉक के क्वेश्चंस की। तो सर ये मैं मतलब अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी आपको अपॉर्चुनिटी अक्रॉस पाकिस्तान मिल रही होगी। तो अब अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड बी अवेलिंग इट। अच्छा, इसके बाद जो एड ऑन्स हैं फॉर ऑडिट बूस्टर, मतलब इस दफा का जो बूस्टर सेशन है उसमें एड ऑन्स क्या हैं सर? आपको इस सेशन के बूस्टर की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, लेट्स बी क्लियर ऑन दिस। इस सेशन के बूस्टर की रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको पिछले जो सेशन है उसके बूस्टर की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। उनके क्वेश्चंस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा सर। सारे लिंक्स आपको इधर गिवन है उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के। ये आपके पास आई थिंक ये शायद 25 to 27 आवर्स का कंटेंट है। तो अगर आप डेली का 1 घंटा भी इस पे लगा लेते हैं, या आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरा सिलेबस भी रिवाइज कराया है, मतलब थ्योरी बेस्ड रिवीजन भी है, और बहुत जबरदस्त किस्म के क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी ये जो पिछली अटेम्प्ट गुजरी है इसमें टेस्ट भी हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो उससे पिछली अटेम्प्ट थी उसमें टेस्ट हुए थे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन है। आपके पास क्वेश्चन बुकलेट्स जैसे सॉल्यूशंस भी शेयर हो गए हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कर दी गई हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो कुछ एरियाज जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वो ये एरियाज हैं, रिस्क, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग। इसके क्वेश्चन बुकलेट और सजेस्टेड सॉल्यूशंस भी मैंने शेयर कर दिए हैं, और उसके अलावा जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके लिंक्स इधर अवेलेबल हैं। ये ऐसे एरियाज हैं जो कि आपके पेपर का रिस्क हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, ये इजीली 30-35 मार्क्स आपके पेपर के होते हैं। और ये टोटल ये दोनों वीडियोस जो है मेरे ख्याल में टोटल 3 घंटे की हैं, शायद 3.5 घंटे की हैं। बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये हो सकती हैं। और इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स को लिखने के, खास तौर पे रिस्क को लिखने के, रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस को हल करने का जो सीक्वेंस और जो स्टाइल आपको सिखाया गया है, यू आर गोइंग टू फाइंड दैट रियली हेल्पफुल इन पासिंग योर एग्जाम। आपके पास मोर और लेस नॉलेज होगा, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा सा भी सीरियसली क्लासेस अटेंड की हुई हैं, तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है या मेरी एक अजम्पशन है, वो ये है कि आपके पास नॉलेज तो अवेलेबल होगा ही। बेसिकली इस टाइम पर व्हाट यू नीड इज कि आपकी जो एफर्ट्स हैं वो एक राइट डायरेक्शन में हो। तो मैं आपको वो राइट डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, और
अल्लाह का शुक्र है सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने का मतलब है, आई एग्जैक्टली नो। बहुत दफा बहुत से जो लोग पढ़ा भी रहे होते हैं उन्होंने खुद भी काफी स्ट्रगल किया होता है, तो समटाइम्स पूछे ना इस तरह, तो वो कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि जब हम फेल हुए थे तो क्यों हुए थे, और जब हम पास हुए हैं तो कैसे हुए हैं, ये भी नहीं पता होता। तो आप यूर इन द राइट हैंड्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप उससे किस तरह से बेनिफिट डिराइव करते हैं, और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद सर आपके पास आ जाते हैं मेरे क्विजेस। फेसबुक पेज लर्न विद बिलाल कुरैशी के ऊपर मैंने काफी सारे क्विजेस लास्ट सेशन में शेयर किए थे, बड़े फंडामेंटल बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मतलब जो बारीक लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब कई लोगों से पूछो, कई किताबों में देखो तो इंस्पेक्ट ऑथराइजेशन को सब्सटैंटिव प्रोसीजर के तौर पे बताया जाता है, ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर नहीं है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि ऑथराइजेशन इज एन इंटरनल कंट्रोल। तो जब आप किसी कोई बीआरएस फॉर एग्जांपल ऑथराइज्ड है या नहीं, तो ये जब आपने ये चीज चेक की तो आपने कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट की। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि एक चीज ऑथराइज्ड है लेकिन उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट सब्सटैंटिव प्रोसीजर के थ्रू डिटेक्ट होती है। तो आप एक दफा ये प्रोसीजर्स वाली और ये वीडियोस, ये वाले सारे जो क्विजेस की डीब्रीफिंग है ये देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक ही गो में ये सारी वीडियोस देखनी है, ब्रेक देम इनटू पीसेस, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज वीडियोस इज ये सारी वीडियोस तकरीबन को 10 वीडियोस हैं, और ये कुल मिला के टोटल जो इनका टाइम है 45 मिनट्स, एंड सम गोल्डन कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। आपको दिख रहा होगा कैम, मॉडिफाइड ओपिनियन, यूएमएम, यूआरजीसी में क्या फर्क है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल डेफिशिएंसी में क्या फर्क है, क्या कंट्रोल्स को भी रिस्क स्पेसिफिक होना चाहिए जैसे प्रोसीजर्स को रिस्क स्पेसिफिक होना चाहिए, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स पे आपको पता लगता है कि भाई ड्राफ्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, लॉज एंड रेगुलेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सारी चीजें बेसिकली आपके पास यहाँ पर कवर हो रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास न्यू क्विजेस फॉर दिस सेशन, आई विल बी ब्रिंगिंग सम न्यू क्विजेस ऑफ कोर्स, और बड़े जबरदस्त किस्म के आपके लिए कुछ क्वेश्चंस स्पेशली रिस्क और रिपोर्टिंग के हवाले से लेके आऊंगा मैं। I will be posting them on my Facebook page Learn with Bilal Qureshi, तो आपने उसको भी जरूर चेक करते रहना है कि उस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं आए, और वो बड़े अच्छे मतलब ट्रिकी किस्म के एरियाज होंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करने में इस स्टेज पर बड़ी हेल्प करेंगे। और शॉर्ट शॉर्ट क्विजेज हुआ करेंगे ताकि आप उनको फौरन अटेम्प्ट कर लें। कोशिश करूंगा कि उसको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही के फॉर्मेट में रखूं, और फिर उसके ऊपर 2-3 मिनट की वीडियो बना दिया करूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो जाए। एक और चीज जो अवेलेबल होगी फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान, जो भी स्टूडेंट्स इस बूस्टर को अटेंड कर रहे हैं या जो भी उनके क्वेरीज हो, तो आई विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेरीज टिल द एग्जाम डे, तो यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस ओवर हियर, इंशाल्लाह ताला उसका आपको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में आंसर मिल जाएगा। सम क्लोजिंग रिमार्क्स। सबसे पहली चीज, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी इन द रिमेनिंग डेज। सर, रिवीजन प्लानर आपको टाइमली मिल गया, सुबह मेरे ख्याल में 9 बजे आपके पास ये प्लानर था, तो कोशिश करें। अच्छा, जो लोग, मैं रिपीट कर दूं, जिन लोगों ने इस रिवीजन प्लानर को मतलब उनको लग रहा है कि ये जरा इजी है, तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि आप 2 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में कवर करें। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आप शायद इस सिलेबस को ज्यादा अर्ली पेस पे कंप्लीट कर लेंगे, शायद आप 2 दफा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे, आपको और तैयारी आपकी बेहतर है ये। लेकिन जिसकी तैयारी बिल्कुल कमजोर है वो कम से कम ये 1-1 दिन का एजेंडा लाजमन फॉलो करता रहे, तो इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी होगी। हाउ टू यूटिलाइज 1 डे बिफोर द एग्जाम, इसमें डे 5 की जो रिकॉर्डिंग ऑडिट बूस्टर पिछले सेशन के बूस्टर की जो रिकॉर्डिंग है उसका जो आखिरी घंटा है उसमें इसके ऊपर मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दी हुई है, तो वहां से आप ये डिटेल्ड गाइडेंस जरूर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगी। और समटाइम्स सर ये सारी तैयारी 3 फेजेस हैं प्रेपरेशन के।
11 मार्च तक आपका पेपर है। 13 मार्च को जो ऑडिट का पेपर है वो है 13 मार्च को। एक तैयारी है आपकी 11 मार्च तक, जिसका आपको पूरा रिवीजन प्लानर मिल गया है। एक तैयारी है जो आखिरी दिन होती है, उसमें आपने एग्जैक्टली क्या करना है, उसके ऊपर ये गाइडेंस आपको यहां से हासिल करनी है। उसके बाद जो आपके पास हाउ टू यूटिलाइज 3 hour 15 minutes हैं, उस समटाइम्स आपकी सारी एफर्ट जो है उसका जो निचोड़ होता है ना, वो 3 घंटे हैं। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको आज ही बता दूं। पेपर का सीक्वेंस ये मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्चुअली, इंशाल्लाह ताला, जब सैटरडे हमारा जब सेशन होता है नेक्स्ट, तो उसमें मैं आपको ये एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा 11 फरवरी को कि हम किस तरह से हमने 3 hour 15 minutes यूटिलाइज करने हैं। केयरफुल रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस क्या है, अवॉइडिंग पैनिक, नर्व्स मैनेजमेंट, और अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन मेमोरी। मैं हरगिज नहीं ये कह रहा कि याद नहीं करना। इस पेपर में अगर कोई ये कहे कि जी कुछ याद करने वाला नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। इससे ज्यादा मुनासिब वर्ड मेरे पास नहीं था, वरना इससे ज्यादा गैर मुनासिब वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। याद करनी है वही चीजें। आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये पेपर, अब मैं कहूं कि मेरा बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा 360 डिग्री व्यू है ऑडिट का। मैंने ऑडिट भी किया हुआ है, मैं मैनेजमेंट साइड की भी पे भी रहा हूं, और मैं ऑडिट रेगुलेटर साइड पे भी हूं। जब मैं कहूं कि भाई इतना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे दिया, भाई वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मैं खुद से लिख सकता हूं, आप खुद से नहीं लिख सकते। तो आपको याद करना है इन एनी केस, तो उसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे रीजनेबल होने चाहिए कि जहां पर देखें हम, और आप लोग ऑडिट पढ़ते हैं, कंट्रोल्स पढ़ते हैं, बैकअप का कॉन्सेप्ट, कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए ना, कि अगर भूल गए तो फिर क्या करना है। तो कुछ चीजें अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने मैनेज करनी है। तो ये उस हवाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं फॉर क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू पुट अप योर क्वेश्चंस। जी, आई थिंक अब आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। जी, ये फाइल ग्रुप में सेंड हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक बहुत वीक है, उसे कैसे प्रिपेयर करें इन रिमेनिंग टाइम। सर, इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक वीक है। अब इंटरनल कंट्रोल में बेसिकली मैं आपको गाइड कर देता हूं। मैंने इसी, आई अंडरस्टैंड एज अ ट्रेनर फॉर दिस कोर्स, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स इज एन एरिया जिसमें बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं। और एक तो वो इंटरनल कंट्रोल्स का वो वाला चैप्टर है ना, आईटी कंट्रोल्स और वो, लेकिन मेरे ख्याल में आप बात कर रहे होंगे इसकी, ये सेल्स सिस्टम। तो आप देख लें कि मैंने सेल्स सिस्टम को कितने दिन पे ब्रेक की है। 3 दिन पे एक तो ब्रेक की है। दूसरी जो चीज आपने करनी है सर, वो क्या करनी है, अपने हाथ से ना लिखें इन कंट्रोल्स को, क्योंकि हर अटेम्प्ट में वो यहां से 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे। तो आप अपने हाथ से जब लिख लेंगे ना, एक दफा मेरी भी क्लास में कई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं तो नाउ दे फील मोर कंफर्टेबल ऑन दिस टॉपिक। आपकी बुक पीडीएफ में मिल जाएगी। आई एम सॉरी, बुक के बारे में एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं, क्योंकि बुक पब्लिकेशन के प्रोसेस में है, बुक इज इन दी प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन।
तो वो इस पर से पीडीएफ में नहीं अवेलेबल हो सकती, बट आई रिमेन अवेलेबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेरीज दैट यू हैव. Thank you, sir. It was a beautiful evening worth spending with you and full of some cracking jokes. Jazakallah, sir. Thank you. Sir, substantive procedures मेरे बहुत confusion हो जाती है. आप ये वाला सेशन, ये जो जिनको भी substantive procedure test of controls में मसला है ना सर, मैं उनको एक वन स्टॉप सोल्यूशन अगर बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स को सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और उस एरिया में मसला है सर, वो सबसे पहले वो अपनी समस्या सुलझाने के लिए ना, ये जो एग्जाम टेक्निक रिफ्रेशर है, ये वाला जो ये वाली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना सर, ये देख लें. इंशाल्लाह ताला 70 to 80% मसले यहाँ से हल हो जाएंगे, और बाकी फिर आप जब पूरा बूस्टर अगर देख लेते हैं तो वो मसला वहां से इंशाल्लाह ताला फिक्स हो जाएगा. ठीक है जी. और क्या है जी? हाँ जी, जो ये रिमेनिंग जो लेक्चर्स हैं उसमें ये अब पैरेलल हो जाए. पैरेलल से मुराद ये है कि अब आप ये रिवीजन प्लानर के साथ साथ एक एक लेक्चर कैरी करते जाएं. ठीक है, क्योंकि मेरे कोर्स का आपको पता है कि वो था तो 130 आवर्स का, लेकिन जो इनिशियल 110 लेक्चर्स हैं उसमें मेजर कोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस वजह से वो कोई इतना सीरियस एरिया नहीं है. ठीक है ना, मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन ये है कि अब उसको इस रिवीजन प्लानर के साथ लेके चलें. नोट्स ग्रुप में रीसेंड कर दें, काइंडली लेट ज्वाइन किया था ग्रुप. ठीक है जी, रीशेयर कर देंगे. अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा लास्ट पेपर है बट बहुत डिप्रेशन हो रही है, हाउ टू टैकल विद इट. जो कुछ याद किया था सब भूल गया, माइंड में पिक्चर्स ही नहीं बन पा रही. सर लिखने का ना, कीवर्ड्स लिखें. प्लस सर फॉर एग्जांपल ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, और टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये कई लोगों का प्रॉब्लम है. सबसे पहले तो देखिए, डिप्रेशन जो है ना वो किसी भी मसले का हल नहीं है, तो आपने थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव माइंड रखना है और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है. आप एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसको रिवॉर्ड करता है. अच्छा, जो भूलने का मसला है ना सर, मुझे भी क्योंकि एज अ टीचर इस चीज का आइडिया है सर, आप ये रिविजन प्लानर चुप करके फॉलो कर लें, ये भूलने का मसला इंशाल्लाह खुद ही हल हो जाएगा. मैं उसका आपको प्रूफ देता हूँ. आप पढ़ रही हैं डे 2 पे कैम चैप्टर 5 में. अब आप जब डे 5 पे आएंगे ना, तो आप बीक्यू ऑडिट गाइड से कैम रिवाइज कर रहे होंगे. आप यहां पर गोइंग सपोजिडली आपने यहां पर 3 पेजेस फ्रॉम बीक्यू ऑडिट गाइड, शुरू के पेजेस अगर आपको याद हो, फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग और बेसिक्स के थे ना. पहले दिन आपने रिवाइज किया, 10वें दिन आप वही चीज किताब से रिवाइज कर दें, तो इंशाल्लाह ताला वो काफी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. यूट्यूब पेज का नाम क्या है सर? जी फैजान, यूट्यूब पेज का नाम क्या है? इस्लामाबाद स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी. ये अभी शेयर भी कर देते हैं ग्रुप में. चैप्टर 14 और 3 के क्वेश्चन में मसला आता है, या आप चैप्टर 14 आई अस्यूम जो स्टडी टेक्स्ट है उसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, जो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है. और चैप्टर 14 और 3 में से अगर आप देखें, अगर आईकैप के स्टडी टेक्स्ट के हवाले से मैं देखूं वहां से पेपर कितना आ रहा है, क्विकली अगर ये मैं आपको दिखा दूं, तो सर पेपर आ ही वहां से रहा है ना बहुत ज्यादा. ये चेक करें, ये आयजा 315 है आपका चैप्टर 3, और ये आपका चैप्टर 14 अगर आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से बात करें. और यहां से कितना 12, 11, 22, तो आप खुद हिसाब लगा ले. 33 और 12, 44% पेपर इन 3 चैप्टर्स में से आ रहे हैं. तो यहाँ सर इसका भी मसला आप ये वाले वो करें, ये जो मैंने आपको
वीडियो लिंक्स बताए हैं, और ये जो क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हैं, इंशाल्लाह ताला सारे मसले इसमें हल हो जाएंगे। बाकी ऑफ कोर्स जब हम उसमें जाते हैं तो आपने बेसिकली इस टाइम को सर वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको, ये जो अभी 10 एक दिन हैं, हमारा अगला सेशन अब 11 को होना है, तो अभी 10 एक दिन आई सपोज जी 11 ही को होना है हमारा अगला सेशन, राइट। तो अभी आपके पास कुछ दिन है, इसको आपने बड़ा इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ताकि जब आप क्वेश्चंस के लिए आए तो आपकी तैयारी जरा बेहतर हो। दिन में कितने दिन स्टडी करना चाहिए ऑडिट? मैनेजिंग FAR 1 विद इट। अच्छा जी, देखिए ये सवाल बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि हर पर्सन की जो लर्निंग का स्टाइल है, जो उसको टाइम लगता है, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट, ऑन एवरेज मेरे ख्याल में इस सारे को कवर करने में आपके दिन के 3 साढ़े 3 घंटे तो लगेंगे ही। ठीक है ना? थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच उमर जी। आई सपोज और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला सर, बट ये ICAP सिंटेक्स के हवाले से नहीं है रिवीजन प्लान, तो फॉलो करना ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। तो अगर पॉसिबल हो तो ICAP सिंटेक्स के हवाले से भी बना देते प्लान, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। जजाकल्ला। एंड सर अगर पॉसिबल हो तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्लीज बना दें जो एक सब्जेक्ट दे रहे हैं। हाँ श्योर, मैं आपको ये ICAP स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से भी प्लान बना के दे दूंगा। ठीक है ना? आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्योंकि एक ज्यादा स्टैंडर्डाइज चीज है, तो मैं डेफिनेटली उस हिसाब से बना दूंगा, कोई इशू नहीं। So thanks for organizing this session for all of us. I wish we could have you here in Lahore. चलें, ऑनलाइन का यही बेनिफिट है कि वैसे ही हो जाता है वो, और बाकी ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, सो मे बी आवर पाथ्स कैन क्रॉस सम टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप तुमको खुश आबाद रखे, और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, और मुझे ये इक्विप करे कि मैं आपको हेल्प कर सकूं इसको पास करने में, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह सर जी, नो वर्ड्स फॉर थैंक्स। अल्लाह पाक ही इसका अजर दें। थैंक यू सो मच, बस जी दुआएं ही चाहिए जी मिस साहिबा। योर एफर्ट्स हेल्प अस अ लॉट, थैंक्स। मिस साइमा कोई क्वेश्चन था? अगर लास्ट बूस्टर में से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना ना चाहे, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, जी जी बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर लास्ट बूस्टर में से, ये अच्छा सवाल है कि लास्ट बूस्टर में से अगर हम वो ना करना चाहें, थ्योरी ना रिवाइज करना चाहें, जाहिर है एक 130 घंटे का कोर्स पढ़ने के बाद दोबारा थ्योरी रिवाइज करने का दिल नहीं करता, तो उसमें ऑफ कोर्स आप फिर सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। और उसमें इनफैक्ट अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो आपको डे 1 तो पूरा जो है वो लेने की जरूरत ही नहीं है लास्ट सेशन का। आप स्टार्ट ही डे 2 से करें, डे 2 में भी कहीं मिड से बेसिकली प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। जी राइज इस्लामाबाद में क्लासेस होंगी, फिजिकल क्लासेस जो है वो राइज इस्लामाबाद में होंगी, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जूम पे जिस तरह आज है उस तरह से वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी। ठीक है जी। मैं फर्स्ट सब्जेक्ट इन कैफ स्टडिंग फर्स्ट सब्जेक्ट इन कैफ स्टडिंग इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, असल में अ, कम लोगों का, कम लोग बाय चॉइस पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आई एम वन ऑफ देम, तो आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू दानिश, आई एम ओवरवेल्म्ड। और पढ़ना, सीए को पढ़ा, सीए की पढ़ाई करनी ऑर्गेनाइज तरीके से ही चाहिए। ठीक है ना जी? आई अस्यूम कोई मजीद क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी मैं 10 तक काउंट करूंगा, ताकि सर ड्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में भी सेशन कराएंगे।
सर ये ड्राफ्टिंग टेक्निक्स के बारे में डेफिनेटली, जो पेपर, जब मैं पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें साथ साथ ड्राफ्टिंग टेक्निक्स भी, वो जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है वो सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। वो आपके साथ शेयर भी ग्रुप में, जो स्टेप बाय स्टेप, ये जो मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये एक्चुअली इसी तरह से मैंने स्टूडेंट्स को क्लास में लिखवा, मेरे मतलब पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि स्टेप 1 में ये लिखें, स्टेप 2 में ये लिखें, तो वो बिल्कुल उस तरह से कराई भी जाएगी। प्लस ये जो मैंने आपको यूट्यूब के लिंक्स दिए हैं, इससे अगर आप चाहें तो इन दिनों में आप इसको भी देख सकते हैं, स्पेशली जो आपके रिस्क प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग वगैरह के एरियाज हैं वो इससे हो जाएंगे। ठीक है ना जी, मैं 10 तक काउंट करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं मीटिंग फिर लीव कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, जी मैं सेंड कर दूंगा। 2, 1, 0। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।